सो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स था उसमें कैसे कैसे विकास होते चला गया, उसमें किस तरह से बदलाव आए, वो आज हम लोगों का यहाँ पे टॉपिक है। इसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि किस प्रकार से उनके मतलब ह्यूमन बींग्स कैसे कैसे विकसित किए हैं। अब दूसरी चीज़ हम लोगों को इसमें एक और चीज़ समझना है, प्री हिस्ट्री शब्द का क्या मतलब है और दूसरा हिस्ट्री शब्द का क्या मतलब है। ये टर्मोलॉजी को भी हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला चीज़ हम लोग देखेंगे, ऑरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइक बींग्स। अगर हम लोग देखें कि जो भी ऑरिजिन है ह्यूमन का उसके जैसे लगभग, तो वो 20 लाख साल पहले पता चल गया था, 2 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 20 लाख साल पहले हम लोगों को ये पता चल गया था। और जो ह्यूमन थे उस समय एप्स के जैसे दिखते थे। एप्स कहने का मतलब बंदरों के जैसा दिखा करते थे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले ह्यूमंस जो थे वो इस तरह से दिखाई देते थे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्स बोला करते हैं। तो ये मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि एप्स का क्या एक्चुअल में यहाँ पे मीनिंग है। ठीक है, और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, होमो सेपियंस कहा करते हैं। क्या बोला करते हैं, होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस का मतलब क्या होता है, होमो सेपियन का मतलब होता है जो बुद्धिमान हो। ठीक है, जो अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता हो, तो वैसा मनुष्य जो अपना बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, जो बुद्धिमान है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस बोला करते हैं। तो ये भी वर्ड आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो हमारे पूर्वज थे वो क्या थे, होमो सेपियंस थे। ठीक है, अब इनका लाइफ स्टाइल कैसा था। तो इनका लाइफ स्टाइल अगर देखा जाए तो उस समय ये ज़मीन में खेती बाड़ी नहीं किया करते थे, यानी कि कल्टीवेट लाइन नहीं किया करते थे। वहाँ पे इन लोग अपना भोजन वगैरह जो है वो ग्रो वगैरह भी नहीं किया करते थे। ठीक है, उनके घर भी नहीं थे जैसे आज हम लोगों के पास अपना घर है, मकान है। आप लोग देखते होंगे कि आज हम लोग 3 BHK में रहते हैं या अपना फर्स्ट क्लास का मकान टाइल्स वगैरह लगा के रहते हैं। तो वैसा उस ज़माने में, यानी कि हम लोग कब की बात कर रहे हैं, 20 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं। आप आप कहाँ पर अभी हैं, अभी आप यहाँ पे नहीं है, आप 20 लाख साल पहले चले गए हैं। उस समय हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ह्यूमन किस तरह से दिखते थे। तो एप्स की तरह दिखते थे, लेकिन फ़र्क क्या था कि वो बुद्धिमान था। ठीक है, और उस समय में ये लोग ज़मीन में खेती बाड़ी नहीं किया करते थे, रहने के लिए इनके पास घर नहीं था। ठीक है, तो ये कहाँ रहते थे, तो ये गुफाओं में रहा करते थे, केव्स में रहा करते थे। और कहाँ रहते थे, पेड़ के ऊपर रहा करते थे, ट्री टॉप्स में रहा करते थे। अच्छा, अब यहाँ पे फन फैक्ट एक देखते हैं कि ह्यूमंस लिव्ड ऑन अर्थ लॉन्ग बिफोर दे लर्नड टू राइट। तो मनुष्य कब से रहता आ रहा है, मनुष्य उस समय से रहता आ रहा है जिस समय उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, यानी कि लिखना वगैरह कुछ भी नहीं आता था। तो उससे पहले, लिखने की प्रक्रिया से पहले ही मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर रह रहा है, बहुत लंबे समय से रह रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इन्वेंशन ऑफ राइटिंग के बारे में। तो जो लिखना वगैरह है उसका इन्वेंशन कैसे हुआ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इसके बारे में जानना, ये जो राइटिंग का जो स्किल जो जनरेट हुआ वो बहुत ही लैंडमार्क चीज़ है, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर फैक्टर है ह्यूमन हिस्ट्री को लेकर। ठीक है, कि लिखना वगैरह कब उनको आया। तो रिटेन रिकॉर्ड्स जो हैं वो हम लोगों को पास्ट के बारे में बताते हैं, ये मेन सोर्स है हम लोगों का। लेकिन अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं किसके बारे में, जिसमें लिखना वगैरह नहीं आता था मनुष्य को, उस समय उनका लाइफ कैसा था, वो किस तरह से काम करते थे, वो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि लिखने की प्रक्रिया तो बाद में आई, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले एक वर्ड जो आ रहा है, प्री हिस्ट्री।
तो प्री हिस्ट्री हम किसको बोलते हैं? तो इसका डेफिनेशन क्या है कि पीरियड बिफोर राइटिंग वॉज इन्वेंटेड, मतलब वैसा युग जिस समय लिखना पढ़ना नहीं जानते थे लोग, लिखने की प्रक्रिया नहीं थी उस समय, जो मनुष्य थे वो लिखना नहीं जानता था, उस समय का जो दौर था उसको हम क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री बोला करते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ कोई भी सोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है, नो रिटन रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे। नॉलेज इज रिकंस्ट्रक्टेड थ्रू, तो यहाँ पे जो नॉलेज वो रिकंस्ट्रक्ट करते थे वो कैसे करते थे? टूल्स, औजार वगैरह उनके पास था, वेपन्स वगैरह था उनके पास, ठीक है। ऑर्नामेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स जो थे, केव ड्वेलिंग्स एंड पेंटिंग्स, तो वो लोग पेंटिंग करते थे और गुफा में रहा करते थे। तो इंटरेस्टिंग, हम लोग यहाँ पे देखें कि प्री हिस्ट्री इज मच लॉन्गर देन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तो जो रिकॉर्ड अभी आप हिस्ट्री जो पढ़ते हैं उससे पहले की जो हिस्ट्री है उसको हम क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री बोलते हैं। तो प्री हिस्ट्री किसको बोलते हैं, समझ में आया? जिस समय राइटिंग इन्वेंटेड नहीं हुआ था, ठीक है, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री से पहले की बातचीत है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री बोला करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या चीज? हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तो हिस्ट्री क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। तो पीरियड ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन विद रिटेन रिकॉर्ड्स, तो जैसे जैसे विकास हुआ ह्यूमन का और उसका एक रिटेन रिकॉर्ड्स जो है वो अवेलेबल होता गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिस्ट्री बोला करेंगे। तो ये दो वर्ड आपको समझना है कि प्री हिस्ट्री जिसमें रिटेन रिकॉर्ड नहीं है, और हिस्ट्री किसको बोलते हैं? जिसमें रिटेन रिकॉर्ड्स आपको मिलते हैं। अब इसके क्या क्या सोर्सेस मिले हम लोगों को? जैसे रॉक्स वगैरह में, पत्थर वगैरह में बाकी कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, पिलर्स वगैरह मिले, कॉपर प्लेट्स मिले, पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इन सब चीज़ों में आपको हिस्ट्री जो है वो देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे नोमैडिक लाइफ, ठीक है, ये क्या होता है? अब यहाँ पे एक वर्ड आपके पास आ चुका है, दैट इज नोमैडिक। अब इसका क्या मतलब होता है? तो अभी हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे द स्टोन एज के बारे में। किसके बारे में? द स्टोन एज के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे लाइफ स्टाइल ऑफ प्रिमिटिव ह्यूमंस, यानी कि जो सबसे पहले मनुष्य आए थे उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो उस जो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, यानी कि बहुत पहले जो हमारे पूर्वज आए हुए थे, उस ह्यूमंस को हम क्या बोलते हैं? नोमैड्स बोलते हैं, ठीक है। अब नोमैड्स इनको क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये खाना के खोज में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमा करते थे, यानी कि घूम घूम कर ये क्या करते थे? अपना गुजर बसर करते थे। तो क्यों घूमते थे, प्लेस टू प्लेस मूव क्यों करते थे? क्योंकि वो भोजन के खोज में कभी यहाँ कभी वहाँ इस तरह से घूमा करते थे। इसी कारण से इनको नोमैड्स कहा गया। समझ में आया बात? नोमैड्स का क्या मतलब है? कि वैसे ह्यूमंस जो घूम घूम कर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो घूमना क्यों पड़ रहा है इनको? क्योंकि वो फूड के बारे में वहाँ पे सर्च कर रहे हैं, जहाँ जहाँ इनको फूड मिलता है वहाँ वहाँ घूम घूम के वो अपने जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नोमैड्स बोला करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया। तो नोमैडिक लाइफ में क्या होता था कि जो भी ह्यूमंस होते थे वो घूम घूम कर क्या करते थे? अपना गुजर बसर करते थे। और क्यों घूमते थे? क्योंकि उनको भोजन चाहिए था। तो जब भी ये घूमते थे तो आपको क्या लग रहा है, अकेला घूमा करते थे? नहीं, मूव्ड इन ग्रुप्स, ये ग्रुप्स में एक घूमा करते थे। क्यों ऐसा करते थे? ताकि जो जंगली जानवर होते थे उनसे इनको सेफ्टी मिल सके। आपस में जब अगर ये ग्रुप में रहेंगे तो डेफिनेटली इनको सेफ्टी मिलेगा, और साथ ही में सोशल सिक्योरिटी भी इनको मिलता करता था, और साथ ही साथ इनको कैंपेनियनशिप मिलता था, एक दूसरे का सहयोग भी मिला करता था, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि जो हमारे पूर्वज थे, यानी कि जो नोमैडिक लोग थे, वो घूम घूम कर खाना के चक्कर में यहाँ से वहाँ जाया करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, टूल्स वगैरह आने लगे, मतलब औजार का अब जो है धीरे धीरे खोज होना आरंभ होने लगा। तो ह्यूमंस स्टार्टेड मेकिंग टूल्स फ्रॉम स्टोन्स।
तो जो ह्यूमंस लोग थे वो क्या करते थे, पत्थरों से क्या बनाना शुरू कर दिए, औजार बनाना शुरू कर दिए। तो औजार क्यों बना रहे थे, ताकि वो जानवरों को क्या कर सके, शिकार कर सके, तभी तो वो खाएंगे, और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सके। तो इसीलिए वे उस समय पे क्या हो रहा था कि पत्थर से ये औजार बना रहे थे। ठीक है, और ये जो औजार होते थे वो पहले जो युग में होता था उससे बेहतर इनका मतलब कि मदद इनको मिलता था, और शिकार वगैरह करने में इनको आसानी होता था, क्योंकि उसमें तो ज़्यादातर मांस वगैरह ही ये लोग खाते थे। ठीक है, और धीरे धीरे यही औजार क्या होने लगा, इम्प्रूव भी होने लगा, विकसित भी होने लगा। तो अब हम लोग इसी पैटर्न पे पढ़ेंगे द स्टोन एज के बारे में। ठीक है, तो स्टोन एज किसे कहते हैं, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो कॉल्ड द स्टोन एज बिकॉज स्टोन्स वर द प्राइमरी इम्प्लीमेंट्स प्रोग्रेशंस, यानी कि जो हमारे प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो सबसे पहले क्या किए, पत्थर से क्या किए, औजार बनाना शुरू किए। और पत्थर को ही क्या है, औजार बनाकर उन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया अपने लाइफ में। प्राइमरी इम्प्लीमेंट क्या था, सबसे पहला इम्प्लीमेंट क्या था, पत्थर से बना हुआ औजार। इसीलिए उस युग को क्या कहा जाता है, स्टोन एज कहा जाता है। समझ में आया स्टोन एज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस ज़माने में जो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे वो पत्थर को ही क्या कर रहे थे, अपने लाइफ में सबसे पहले इम्प्लीमेंट किए थे, और धीरे धीरे उसमें काफ़ी कुछ जो है प्रोग्रेस देखने को मिला हर स्टेज में। पहले बेहतर हुआ, फिर इसमें सेफ भी इनको हो गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे एडवांस टूल्स वगैरह भी ये बनाना शुरू कर दिए, और ह्यूमन लाइफ में धीरे धीरे इनका विकास होना शुरू हो गया जब स्टोन एज आया। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग बहुत सारी कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है, अब ये हम लोग देखेंगे द ओल्ड स्टोन एज। स्टोन एज का मतलब समझ में आया कि पत्थर का युग था जिसको ह्यूमन ने सबसे पहले अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे द ओल्ड स्टोन एज। द ओल्ड स्टोन एज को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक एज। क्या बोलेंगे इसको, पैलियोलिथिक एज बोला करेंगे। जब हम इसके बारे में बातचीत करते हैं, ओल्ड स्टोन एज के बारे में या पैलियोलिथिक एज के बारे में, तो इसका ये मतलब हुआ कि आप 500,000 साल पीछे जाकर देख रहे हैं। 500,000 साल से लेकर 10,000 साल पीछे जाकर देख रहे हैं। अभी आप क्या है, 21वीं सदी में है, तो अभी से नहीं देखना है। आप ये इमेजिनेशन कीजिए कि आप 500,000 साल से लेकर 10,000 साल पीछे चले गए हैं। ठीक है, उस युग में हमको जाके ये चीज़ें देखनी है। तो उस युग को हम लोग क्या बोलते थे, पैलियोलिथिक एज बोला करते थे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उस समय उनका रहन सहन कैसा था, उनका हैबिटेट कैसा था, उनका लाइफ स्टाइल कैसा था। अब ये तमाम चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो उस ज़माने में जो ह्यूमंस थे वो कहाँ रहते थे, फुट हिल्स में रह करते थे। फुट हिल्स ऑफ माउंटेन, यानी कि पहाड़ के चोटियों में रहा करते थे वो सब। ठीक है, और नदी के किनारे रहा करते थे। तो जैसा कि यहाँ पर आप फिगर भी देख सकते हैं, तो ये तो थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन टाइप का है, ये आपका एआई से बनाया हुआ है पिक्चर। बट यहाँ पे देख लीजिए कि पहाड़ है, इसके बगल में नदी वगैरह है, और इस तरह से गुफाएं ये बनाकर रहा करते थे। तो पहाड़ के अंदर या पहाड़ में ये लोग क्या करते थे, गुफा में रहा करते थे, और नदी के किनारे रहा करते थे। तो अब यहाँ पे ये समझना है कि नदी के किनारे क्यों रहते थे, क्योंकि नदी के किनारे रहने से इनको पीने का पानी मिल जाया करता था, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर इनको प्रोवाइड हो जाता था। साथ ही साथ इनको भोजन भी मिल जाता था। कैसे मिल जाता था, क्योंकि जो एनिमल्स लोग होते थे उनको भी तो प्यास लगती थी, तो वो भी पानी पीने के लिए कहाँ आ जाते थे, नदी के पास आ जाया करते थे। तो उसी जानवर के लोग क्या करते थे, शिकार भी कर लिया करते थे। तो उससे उनको क्या मिल जाता था, उनका फूड भी मिल जाता था। तो यही कारण था कि जो प्रिमिटिव ह्यूमंस लोग थे, यानी कि पैलियोलिथिक एज में, वो गुफाओं में रहते थे और नदी के किनारे रहा करते थे।
और इन लोग क्या किए, केव्स फॉर शेल्टर, रहने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे थे, गुफा का इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, लेकिन इनका जो लाइफ था वो डेंजरस था, बहुत ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि अभी जैसे कि ठंडा गर्मी से बचना और जो बहुत ही खतरनाक जानवर होते थे उनसे बचना भी होता था इनको, ठीक है। तो हैड टू ड्राइव आउट वाइल्ड एनिमल्स, तो इनको बहुत खतरनाक बड़े बड़े जानवर जो थे, जैसे बड़े बड़े भालू वगैरह जो थे, उनसे भी इनको क्या करना था, बचना था। तो बचने के लिए वो क्या करते थे, गुफाओं का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, और वहाँ पे रहा करते थे। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे कि उसी पैलियोलिथिक एज में क्या हो रहा था, क्लोथिंग एंड प्रोटेक्शन के बारे में। क्या वो कपड़ा वपड़ा पहन रहे थे, आप कपड़ा भी तो पहनना है, फिर वो अपना प्रोटेक्शन कैसे कर रहे थे, ये भी तो देखना है। तो उस समय में जो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, वो जो पेड़ का जो खाल होता था ना, ट्री बार्क, और जो जानवर का स्किन होता था, उसको वो लोग क्या करते थे, अपने बॉडी को ढकने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो वो क्या करते थे कि धूप में सुखाया करते थे, जो ट्री बार्क है या जो एनिमल स्किन है उसको धूप में सुखाते थे, उसके बाद इसको पहना करते थे। साथ ही साथ इनको क्या, इनको फ़ायदा मिला कि इनको ठंडा के दिन गर्मी जो है वो मिलने लगा, और कोल्ड वगैरह, तो मतलब कि धीरे धीरे ये अडेप्शन करना शुरू कर दिए, ठंडा से भी गर्मी से भी बचने का रास्ता इन लोगों का निकल चुका था। अब एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ, जो अभी भी आप वहाँ पे देख सकते हैं, कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं, कहाँ पर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में अभी भी इसी तरह का जीवन जिया जा रहा है। पैलियोलिथिक स्टोन एज अभी भी जिया जा रहा है, कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो यहाँ पर प्रतिबंध सरकार लगा चुकी है, वहाँ पर कोई भी जाकर उन्हें परेशान नहीं कर सकता है, ठीक है। तो चलिए, केव पेंटिंग्स एंड आर्ट, तो जो पैलियोलिथिक एज में रह रहे थे ह्यूमंस लोग, वो कहाँ रह रहे थे, गुफाओं में रह रहे थे। और वो क्या करते थे कि गुफाओं में जब रहते थे तो वो बहुत सारे जानवर को जब शिकार करते थे तो उसका पेंटिंग जो है वो चट्टानों पर बनाया करते थे, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, तो चट्टानों के ऊपर इस तरह से पेंटिंग्स भी कर रहे थे, कौन, ह्यूमंस लोग, ठीक है। इस तरह से कि कैसे वो शिकार कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ यहाँ पर, कि आप सोच रहे होंगे कि जब पैलियोलिथिक स्टोन एज के बारे में बातचीत हो रहा है तो बहुत साल पुराना का बारे में बातचीत हो रहा है, तो क्या अभी भी उसके सबूत मिले हैं, हाँ अभी भी सबूत मिले हैं। कहाँ पे सबूत मिले हैं, भीमबेटका में मिला हुआ है। कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, एक गुफा है भीमबेटका, वहाँ पर इसके सबूत मिले हुए हैं, मध्य प्रदेश में। इसका मतलब कि पैलियोलिथिक स्टोन एज में लोग रह रहे थे और वहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह कर रहे थे, इसके सबूत मिले हैं। तो ये जो पेंटिंग वगैरह करते थे, इसका उद्देश्य क्या होता था, इनका पर्पज़ क्या हुआ करता था। तो इनका पर्पज़ ये होता था कि ये एक एक्चुअली रीति रिवाज फॉलो करना शुरू कर दिए थे, कि इनको शिकार करने में काफ़ी सक्सेस मिला है, एक तो ये दिखाया करते थे, ठीक है। और क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी जो है वो यहाँ पर देखने को इनको मिलता था। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि भीमबेटका इज़ एन आर्कियोलॉजिकल वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन रेसेन डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। तो ये भीमबेटका जो है ये एक आर्कियोलॉजिकल वर्ल्ड साइट बना हुआ है वहाँ पर। तो ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। द भीमबेटका शेल्टर एग्जिबिट द earliest trace of human life in India, which is of prehistoric times. A number of analyses suggest that at least some of the shelters were inhabited by man for in excess of 100,000 years, यानी कि 1 लाख साल पहले। Some of the stone age rock painting found among the Bhimbetka rock shelter और approximately 30,000 साल पुराना है। तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं आगे की तरफ।
दैट इज बिलीफ्स एंड रिलीजन। तो क्या उस यानी कि जो पैलियोलिथिक एज में रह रहे थे मनुष्य, तो उस समय उनका क्या बिलीफ था, क्या रिलीजन था, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, अपने जो पूर्वज होते थे, जो एंसेंटर हुआ करते थे, उनका पूजा पाठ किया करते थे अपने पूर्वजों का। तो आज भी इसको शायद फॉलो किया जाता है इंडिया में। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पूर्वजों का पूजा पाठ करते हैं। तो वो कैसे करते थे, बरीड विद टूल्स एंड फूड फॉर आफ्टर लाइफ, यानी कि जब उनके पूर्वज मर जाते थे तो उनको दफना दिया जाता था और उनके साथ कुछ औजार रख दिए जाते थे और खाना को रख दिया जाता था, ठीक है। और वर्शिप्ड नेचुरल फेनोमेना, और उस ज़माने में जो पैलियोलिथिक स्टोन एज के टाइम पे नेचुरल फेनोमेना को लोग पूजा पाठ करते थे, जैसे कि सूरज का पूजा करते थे, चंद्रमा का पूजा करते थे, बादल जब गरजता था तो उसका पूजा करते थे, बादल जब चमकता था तो उसका पूजा किया करते थे, ठीक है। तो ऐसा वो क्यों करते थे, क्योंकि उस समय साइंटिफिक टेम्परेरा उनमें जो है वो डेवलप नहीं हो पाया था, उनको एक साइंटिफिक रीज़न इनके पीछे नहीं मालूम था, ठीक है। उनको लगता था कि ये सब चीज़ें जो है, सन, मून, थंडर, लाइटनिंग, ये सब सुपर नेचुरल पावर्स हैं, मतलब कि एक दैवी शक्ति हैं। साथ ही साथ कि उस ज़माने के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल हार्मनी पीस में रहा करते थे, यानी कि वो लोग क्या करते थे, इन्वायरमेंटल हार्मनी में, यानी कि इन्वायरमेंट को बड़ा अच्छे के साथ तालमेल मिला के रहा करते थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको क्या करते थे, उनको उन्हीं से तो उनको खाना मिलता था, ठीक है। इसीलिए वो नेचर का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी किया करते थे और नेचर को पूरा बैलेंस करके रखना मतलब रखते थे, ताकि वो उनकी जीविका अच्छे से चलता रहे। अब धीरे 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 अब समय बीतता गया और बीतने के बाद पैलियोलिथिक एज से ये लोग धीरे धीरे मेसोलिथिक एज की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, यानी मिडल स्टोन एज की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है, एक बदलाव की घड़ी यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि पैलियोलिथिक एज में क्या क्या हुआ था। अब इसके बाद हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे पैलियोलिथिक से अब हम लोग जाएंगे कहाँ पर, मिडल स्टोन एज की तरफ हम लोग जाएंगे। मिडल स्टोन एज की तरफ हम लोग यहाँ पहुँच गए। अब मिडल स्टोन एज में हम इसको क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक एज बोला करते हैं, मेसोलिथिक एज बोला करेंगे इसको, ठीक है। पैलियोलिथिक स्टोन एज से हम धीरे धीरे कहाँ पहुँच गए, अब मेसोलिथिक एज में। तो डेफिनेटली अब क्या होगा, बहुत सारा प्रोग्रेस होगा, बहुत सारा डेवलपमेंट पहले से अब देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये जब भी हम बात करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, 10,000 साल से लेकर 8,000 साल के युग में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक आपको ब्रेक लेते हैं। अभी हम लोगों ने लेक्चर में देखा कि पैलियोलिथिक स्टोन एज में क्या हो रहा था, कि शिकार कर रहे थे ह्यूमंस, पेंटिंग्स कर रहे थे और वो गुफा में रह रहे थे और पत्थर के औजार यूज़ कर रहे थे। अब धीरे धीरे जाहिर सा बात है समय बीतता जाएगा, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, तो अब देखेंगे कि क्या उन लोगों में प्रोग्रेस आया, तो हाँ आया। तो कब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक यहाँ पर एक ऐसा एज आता है जो नया प्रोग्रेस लेकर आता है। तो उस एज में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक एज बोला करते हैं। क्या बोलेंगे, मेसोलिथिक एज। इसको क्या बोलेंगे, आम भाषा में इसको हम लोग मिडल स्टोन एज बोला करते थे, ठीक है। वो ओल्ड स्टोन एज था, अब ये हम लोग मिडिल स्टोन एज में आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि डिस्कवरी हो जाता है फायर का, मतलब आग का खोज हो जाता है यहाँ पर, और आग का इस्तेमाल भी करने जान जाते हैं। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आग का खोज कब होता है, मेसोलिथिक एज में होता है, यानी कि 10,000 साल से लेकर 8,000 साल के बीच में होता है। और हम लोगों ने देखा कि पैलियोलिथिक स्टोन एज में सिर्फ पत्थर के औजार इस्तेमाल हो रहे थे, गुफा में रह रहे थे, शिकार कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पर आग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मेसोलिथिक एज में जब आते हैं तब वहाँ पर आग का आविष्कार, मतलब आग का जो है वो डिस्कवरी वहाँ पे देखने को मिलता है, और फायर का उन लोग इस्तेमाल भी कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे कि किन किन चीज़ों में वो इस्तेमाल कर रहे थे फायर का, और ये भी हम जानेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा कि आखिरकार फायर का डिस्कवरी हुआ कैसे। तो फायर का डिस्कवरी कब हुआ था, मेसोलिथिक एज में हुआ था। सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो
ये क्या हुआ कि जैसे दो फ्लिंट स्टोन्स थे, यानी कि मतलब कि चमचमाका जो पत्थर होता है, वो दोनों आपस में जब टकरा गए तो चिंगारी निकला, मतलब कि स्पार्क हुआ। और जब स्पार्क हुआ तो वहाँ पर आग का जो है वो डिस्कवरी हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे, अचानक वहाँ पे क्या थे, बहुत सारे सूखे हुए पत्ता रखे हुए थे। ठीक है, ड्राई लीव्स था। तो अचानक जब वहाँ पे स्पार्क हुआ तो वो आग के रूप में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, यानी कि फायर में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से आग की खोज हुई। ठीक है, ऐसा नहीं था कि कोई खोजने के लिए गया था। आप सोच लीजिए कि अचानक अगर दो पत्थर टकराए और सूखा हुआ पत्थर अगर आग लग जाए तो वहाँ पर कितना, मतलब आसपास में माहौल क्या बन गया होगा, खुद आप सोच लो। बहुत लोग तो सोच रहा है कि देवी शक्ति आ गया है, तो ऐसा आ गया है, तो वैसा आ गया है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ सोच लो, महाभारत की जब हम बात करते हैं, रामायण की जब बात करते हैं, यानी कि जब हम कहते हैं कि सीता माँ को अग्नि परीक्षा देना है, तो आप सोच लो कि वो पैलियोलिथिक एज में थे कि मेसोलिथिक एज में थे, या काल्पनिक कहानी बनाया गया है। अगर भगवान पहले से थे तो वो पैलियोलिथिक एज में होंगे। वहाँ तो आग का कॉन्सेप्ट ही नहीं, मतलब सीता माँ को तो जलाया गया था, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि और भी जब महाभारत में देखते हैं तो वहाँ पर भी बड़ा हवन तवन आपको नज़र आता होगा। तो आग का कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसका मतलब पैलियोलिथिक स्टोन एज में तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आग का खोज कब हुआ, मेसोलिथिक एज में हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंपेरिजन करके आपको पढ़ना है कि आज क्या हो रहा है, या मैथोलॉजी है, क्या है, सच है, गलत है, वो आपको समझना है। तो आग का खोज कैसे हुआ, ये बात आपको समझ में आ गया। अब इसके एडवांटेज क्या हुए, जब आग का खोज हो गया तो क्या क्या फ़ायदा हुआ उस मतलब कि जब मेसोलिथिक एज में जो भी पर्सन रह रहे थे तो उनको एक सेफ्टी मिलना शुरू हुआ। क्योंकि जो एनिमल्स वगैरह थे तो बहुत ख़तरनाक जानवर भी थे, तो वो भी तो आ जाते थे और मतलब कि उनको मार देते थे, जैसे हाथी हो गया, भालू हो गया, ये तमाम चीज़ें। तो वो कैसे डरा, उनको सेफ्टी कैसे मिलता था, वो आग को जलाकर जो बड़े बड़े और खूंखार जानवर जो हुआ करते थे उनको क्या करते थे, डराने के काम में यूज करने लगे। तो इस तरह से उनके लिए सेफ्टी का काम किया कौन, आग। साथ ही साथ वो रोशनी के लिए भी यूज़ कर रहे थे, लाइट के तौर पे भी यूज़ कर रहे थे, क्योंकि वो कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहा करते थे। तो वो रात में क्या करते थे, इसको जला दिया करते थे और उनको रोशनी मिला करता था। फिर धीरे धीरे खाना पका के भी खाना शुरू कर दिए, तो इससे खाना क्या हो गया, थोड़ा सॉफ्ट हो गया और टेस्टी भी बनने लगा। तो खाना भी पका के खाने लगे इस आग से। जब ठंडा का मौसम आता था तो इनको गर्मी चाहिए होता था, तो ये आग जला के क्या करते थे, ठंडा के दिनों में आग जला के तापने का भी काम करते थे। तो आज भी हम लोग अगर देखें कि मेसोलिथिक एज आज भी फॉलो किया जा रहा है। जब भी ठंडा का मौसम आता है तो बहुत लोग आग लगा के तापते रहते हैं। ठीक है, चाहे अब तो धीरे धीरे अब हीटर में कन्वर्ट हो गया या तमाम चीज़ें में कन्वर्ट हो गई, लेकिन आज हम लोग इस तरीके से है। तो उस ज़माने में भी क्या होता था, आग का इस्तेमाल होता था ठंडा में, ठंडा से बचने के लिए वो आग को तापने का भी काम करते थे, गर्मी उनको महसूस होती थी उससे। तो फायर बिकेम एन ऑब्जेक्ट ऑफ वंडर एंड वर्शिप। तो जो फायर था, जब आग की खोज हुई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस एज में, मिडिल स्टोन एज में, मेसोलिथिक एज में। ठीक है, तो यहाँ पर आग का खोज बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही टर्निंग पॉइंट जो है साबित होता है। और वहाँ के लोग जो थे जिस समय, उस ज़माने के लोग, उनको बड़ा मतलब कि आश्चर्यचकित हो रहा था और ये इनकी पूजा भी करने लगे, वर्शिप भी करने लगे। तो इस तरह से आग का पूजा जो है वो वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में, ये आपका फ्लिंट स्टोन है। इस तरह से, इस तरह की स्टोन थे, आपस में टकराए और चिंगारी जो है निकल गया और आग जो है वो बन गया। तो उस ज़माने में इस तरह के जो फ्लिंट स्टोन्स थे इसको आपस में टकराया गया था। तो इस तरीके से आग का जो है वो डिस्कवरी आपको देखने को मिलता है। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि जो टूल्स थे और जो हंटिंग थे उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो मेसोलिथिक एज में आने के बाद ये लोग क्या करने लगे, हैंड एक्सेस बनाए। ठीक है, मतलब कि कुल्हाड़ी वगैरह है ना, मतलब टांगी वगैरह बनाना शुरू किए। ठीक है, तो ये क्या किए, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे उसको काटने के काम में इस्तेमाल किए, और एनिमल का शिकार करने में भी काम किए, और झोपड़ी भी बनाना शुरू किए। देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, पैलियोलिथिक एज में गुफा सिर्फ था,
अब धीरे धीरे कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये लोग झोपड़ी में शिफ्ट हो रहा है और आग का खोज हो गया है। ठीक है, अब छोटे छोटे जो स्टोन्स थे उससे इन लोग क्या बनाना शुरू कर दिए, चाकू वगैरह बनाना शुरू कर दिए, शार्प नाइफ। यानी कि पहले जो था पैलियोलिथिक एज में बहुत ज़्यादा शार्प नहीं था जो औजार था, अब मेसोलिथिक एज में आते हैं तो उनका औजार काफ़ी ज़्यादा शार्प होने लगा था। ठीक है, अटैच टू बोज एंड स्पीयर्स, यानी कि यहाँ पर तीर धनुष का भी इस्तेमाल होने लगा था, भाला का भी इस्तेमाल होने लगा था, ताकि वो दूर से ही क्या कर सके, शिकार कर सके जानवरों को। ठीक है, सो स्टोन टूल्स डिस्कवर्ड इन, अब ये कहाँ कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था, स्टोन जो टूल्स है वो कहाँ कहाँ मिले हैं, आपको यहाँ पर एक प्रमाण भी दिया जा रहा है। आप पंजाब में देख सकते हैं, कश्मीर वैली में देख सकते हैं, नर्मदा वैली में देख सकते हैं, और भी बहुत सारा ऐसा ग्लोबल साइट्स है वहाँ पर भी मिलेगा। तो हम जैसे जैसे इस चैप्टर को आगे की तरफ करेंगे आपको ये तमाम बातें समझ में आएंगी कि कैसे कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कि मेसोलिथिक एज में ह्यूमंस में क्या प्रोग्रेस देखने को मिलता है। तो पहले जो थे, पहले सबसे पहले जो आपके होमोसेपियंस लोग थे वो कहाँ रहते थे, वो सबसे पहले रहते थे पेड़ के ऊपर, ट्री टॉप्स में रहते थे। फिर धीरे धीरे वो कहाँ कन्वर्ट हो गए, यानी कि गुफाओं में रहने लगे। ये कौन सा एज था, पैलियोलिथिक एज था। उसके बाद धीरे 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 आग का खोज हुआ और टूल्स भी बनाने लगे, तो ये कौन सा एज आ गया, मेसोलिथिक एज में आ गया। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस होने में ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया, इसमें काफ़ी हज़ारों साल जो हैं वो लगे हैं। और यहाँ पर ये सब चीज़ें, यानी कि अगर हम लोग देखते हैं प्री हिस्ट्री में और उसके बाद हम लोग पैलियोलिथिक एज में आते हैं और उसके बाद मेसोलिथिक एज में आते हैं, तो हम ये पा रहे हैं कि धीरे धीरे जो ह्यूमन है वो इंटेलिजेंस की तरफ आ रहा है। ठीक है, एडेप्टिविटी की तरफ आ रहा है और नए नए कुछ इनोवेशन भी कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस जो है वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है द न्यू स्टोन एज। ठीक है, देखिए आप लोग कितने सारी चीज़ को पढ़ लिए, अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट वाले में। अब नया एज आ रहा है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नियोलिथिक एज बोला करेंगे। ठीक है, समझ में आया कौन कौन से एज आ रहा है, एक ओल्ड स्टोन एज आया, मिडिल स्टोन एज आया, उसके बाद न्यू स्टोन एज आया, जिसको हम क्या बोलते हैं, नियोलिथिक एज बोला करते हैं। तो जब भी हम नियोलिथिक एज के बारे में बातचीत करते हैं तो इसका यह मतलब हुआ कि हम 8000 साल से लेकर 4000 साल पहले चले गए हैं। ठीक है, और उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं कि इस समय क्या क्या बदलाव आता है। तो अब एक यहाँ पे बहुत ही टर्निंग पॉइंट आता है, एक ट्रांजिशनल फेज आता है कि अब धीरे धीरे क्या है, हंटर से यानी कि शिकार से ये लोग अब धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने वाले हैं, फूड प्रोड्यूसर के तौर पे। ये कब होता है, नियोलिथिक एज में होता है। ठीक है, यानी कि पहले तो वो शिकार करके खा रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, वो बहुत सारे फूड्स को प्रोड्यूस करेंगे, पैदा करेंगे, यानी कि अब हम लोग एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ह्यूमंस वर ओरिजिनली हंटर्स एंड फूड गैदर्स। तो सबसे पहले जो था ह्यूमंस क्या करता था, शिकार करता था, हंटर्स करता था और फूड को गैदर किया करता था, यही काम क्या करते थे। ठीक है, लेकिन एक्सीडेंटल डिस्कवरी हो जाता है, जैसे आग का खोज हुआ तो कुछ ऐसे सीड्स थे, कुछ ऐसे बीज थे जो गिर गए थे और वो धीरे धीरे प्लांट्स में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गया, प्लांट्स में। तो ऐसा नहीं था कि ह्यूमन इसको जानबूझ कर कुछ सोच रहा है, ये सब एक्सीडेंटली हुआ। ठीक है, और वो जब प्लांट्स में कन्वर्ट हो गए तो यहीं से शुरुआत हो गई एग्रीकल्चर की। यानी कि न्यूलिथिक एज में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करो आप लोग कि जब हम रामायण की बात करते हैं, जब हम महाभारत की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि अब आप खुद पकड़ो कि रामायण या महाभारत कितना पुराना हो सकता है, पैलियोलिथिक एज में है, मेसोलिथिक एज को दिखा रहा है या न्यूलिथिक एज को दिखा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ आप यहाँ पे समझ सकते हो। ठीक है, कि झूठ क्या है, सच क्या है, तो आप हिस्ट्री से पकड़ सकते हो। तो अब होता क्या है कि जो ह्यूमंस लोग हैं वो अब बीज वगैरह लगाना शुरू कर दिए,
जब खेती तैयार हो गया तो उसका कटाई बुवाई भी चालू कर दिए, और वो खाना को ये लोग स्टोर भी करना शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पे देखिए अब वो खेती करना शुरू कर चुके हैं, कहाँ पे, न्यूलिथिक एज में आके। अब हुआ इनका परिणाम ये कि धीरे धीरे उनका लाइफ क्या होने लगा, सेटल लाइफ होने लगा। ठीक है, यानी कि इनको एक रेगुलर फूड मिलने लगा और इनको जीविका के लिए एक बेहतर साधन भी मिलने लगा था। ठीक है, अब डेफिनेटली जहाँ ये खेती बाड़ी करेंगे तो क्या बार बार नोमेडिक लोग में जाएंगे, क्या नोमैड तो नहीं होंगे, घूम घूम के तो नहीं खाएंगे। तो अब धीरे धीरे कहीं क्या होगा, सेटलमेंट वो कर लेंगे, कहीं एक जगह पे घर बना के रहना शुरू करेंगे, फिर सोसाइटी डेवलप होगा इस तरह से। तो सेटलमेंट्स एंड विलेजेस, अब यहाँ पर लोग क्या करना शुरू कर दिए, सेटलमेंट करना शुरू कर दिए, और उनका एक गांव वगैरह जो है वो बसने लगा। तो यहाँ पर हट्स वगैरह बनने लगे थे। ठीक है, और ये चारों तरफ से प्रोटेक्टेड वॉल्स बनाया करते थे। ठीक है, तो फील्ड्स आउटसाइड वॉल्स, यहाँ पर फूड सिक्योरिटी भी इनको मिलने लगा था। ठीक है, इनको बार बार आप घूम घूम के नहीं खाना की ज़रूरत है, आप एग्रीकल्चर से कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जब विलेज में, ये गांव में रह रहे थे, तो बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पर रहा करते थे। तो इनको एक म्यूचुअल प्रोटेक्शन जो है वो मिलना शुरू हो गया था। अब जाहिर सी बात है, गांव बस गया तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारा की चीज़ें वहाँ पे सेलिब्रेट होंगी, सब कुछ होंगे, उसका माहौल अलग हो जाता है। अब यहीं पर सबसे पहला एक ऐसा परिवर्तन और देखने को मिलता है। एक तो एग्रीकल्चर आपको देखने को मिला, किसमें, न्योलिथिक एज में। अब एक बड़ा एक परिवर्तन यहाँ देखने को मिलता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों को पालना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले कौन सा ऐसा जानवर था जिसको पाला गया, ठीक है, तो वो था डॉग। सबसे पहला पालतू जानवर कौन है, डॉग है। ठीक है, इसी को पाला गया था। तो क्यों पालने लगे थे, क्योंकि ये इनको तो एग्रीकल्चर वगैरह सब कुछ करना शुरू कर दिए थे, तो ये जानवरों को पालने लगे। तो फर्स्ट जो पालतू जानवर वो डॉग है। अब धीरे 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 इस तरह से गोट्स को, बकरी वगैरह को पालने लगे। ठीक है, फिर यहाँ पर कैटल वगैरह को पालने लगे, शीप वगैरह को पालने लगे। क्यों पालने लगे, क्योंकि इनको इनसे मीट मिल जा रहा था। तो अभी भी तो आप देख रहे हैं कि बकरा वकरा का मीट लोग आज भी खा रहे हैं। ठीक है, गाय वगैरह से दूध आज भी मिल रहा है, भेड़ वगैरह से जो ऊन वगैरह है वो आज भी मिल रहा है। तो ये सब तमाम चीज़ें इनको मिलने लगे थे। तो इसी कारण से जानवर को क्या है, पालना शुरू किए। तो आज भी हम लोग न्यूलिथिक एज को जीते हैं। आज भी आप देखते हैं कि बहुत सारे घरों में जानवर को पाला जाता है, बकरी पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, गाय पालते हैं, ताकि उनसे कुछ फूड या कुछ हमें मिल सके। ठीक है, इस तरह से अब डॉग पाल रहे हैं तो उससे आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो मिक्स्ड फार्मिंग, अब धीरे धीरे क्या होने लगा था, मिक्स्ड फार्मिंग भी आने लगा था। ठीक है, यानी कि ये लोग क्या करते थे, प्लांट फूड भी खाने लगे और एनिमल रिसोर्सेज को भी खाने लगे थे। ठीक है, तो उनको फूड अब दो तरीके से मिल रहा था। और जब हम पैलियोलिथिक एज में थे तो वहाँ पर एग्रीकल्चर ही नहीं डेवलप हुआ था, तो वो प्लांट फूड तो खा नहीं रहे थे, वो सिर्फ एनिमल फूड खा रहे थे। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि उस समय यानी कि न्यूलिथिक एज में किस तरह के बिलीफ वो लोग लेके चल रहे थे या किनका पूजा पाठ कर रहे थे। तो रिलीजियस बिलीफ, एक धार्मिक बिलीफ भी था उनके अंदर, और वो नेचर को वर्शिप कर रहे थे। अब यहाँ पे कोई नहीं जान रहा है, कृष्ण को नहीं जान रहा है, कोई यहाँ पे राम को नहीं जान रहा है, कोई रावण को नहीं जान रहा है। सो थिंक ओवर इट कि कितना झूठ है। ठीक है, सो ऑब्जर्व्ड प्लांट्स एज नर्चरिंग, वर्शिप्ड अर्थ एज मदर। तो उस ज़माने में जो रह रहे थे न्यूलिथिक एज में लोग, वो अर्थ को ही अपना माँ जो है वो मानना शुरू कर दिया और इनकी पूजा करने लगे। क्यों, क्योंकि इनको पृथ्वी से क्या मिल रहा था, अनाज मिल रहा था। ठीक है, फिर कंटिन्यू रिस्पेक्ट एंड एव फॉर नेचर फोर्सेस लाइक पैलियोलिथिक ह्यूमंस। तो ये लोग नेचर को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिए, तो पैलियोलिथिक में भी यही काम हो रहा था। ठीक है, डिज़ायर फॉर कंफर्टेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड लाइफ ग्रो। अब धीरे धीरे क्या हो गया था कि जब ये न्यूलिथिक एज में आ गए थे तो इनका लाइफ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया था और एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ ये जी रहे थे। ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक तीनों एज में आके आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो गया था, एडवांस औजार बनने शुरू हो गए थे। ये काफ़ी नुकीले हुआ करते थे, काफ़ी तेज हुआ करते थे, पॉलिश टूल्स वगैरह का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, और औजार पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे और लंबे समय तक वो टिक सके वैसा औजार बनना शुरू हो गया। तो जो टांगी का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और सिक्कल का, तो देखिए एक्चुअल में क्या है, एक्स का मतलब क्या होता है, टांगी होता है।
तो अच्छा यहाँ पे मैंने आपको एआई से जनरेट किया है, तो यहाँ पे लोहा का बना हुआ है, तो अभी लोहा का खोज तक नहीं पहुँचा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये अभी पत्थर का ही मान के आप चलिएगा, क्योंकि मेरे पास वो पिक्चर नहीं था तो मैंने इंडिकेट कर दिया है, ठीक है। तो ये एक्स है, तो ये पत्थर का बना हुआ आपको यूज चलना है, क्योंकि अभी लोहा का कॉपर का अभी खोज नहीं हुआ है। उसके बाद सिकल, सिकल किसको बोलते हैं, हसुआ, जिससे वो क्या करते हैं, धान वगैरह की कटाई वगैरह करने में इस्तेमाल क्या करते हैं। तो ये दोनों आप समझ रहे होंगे। तो एक्स का निर्माण हुआ, ठीक है, तो इससे ये क्या कर रहे थे, ट्रीज़ वगैरह को काटने का इस्तेमाल कर रहे थे। सिकल जो है ये हार्वेस्टिंग करने का में इस्तेमाल कर रहे थे। तो उस समय सिकल, एक्स, इस तरह के एडवांस टूल्स जो हैं वो बनने शुरू हो गए थे, ठीक है। तो टूल्स इनको क्या कर रहा था, एग्रीकल्चर में भी मदद कर रहा था, हंटिंग में तो मदद तो कर ही रहा था, साथ साथ साफ़ सुथरा ज़मीन को करना है तो उसमें भी मदद कर रहा था, फूड प्रोडक्शन में भी इनको मदद कर रहा था टूल्स। तो शुरुआती स्टार्ट ही टूल से हुआ है। पत्थर के टूल्स देखिए धीरे धीरे कैसे बदलते जा रहा है, ठीक है। सो सम टूल्स स्टिल यूज टुडे इन स्मॉल स्केल फार्मिंग। तो आज भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे टूल्स आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप अपने आसपास में टांगी देख ही रहे हैं, हसुआ देख ही रहे हैं, आज भी यूज हो रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा इन्वेंशन यहाँ पर हो जाता है, दैट इज व्हील। चक्का, पहिए का आविष्कार हो जाता है, और ये एक बहुत ही क्रांतिकारी डिस्कवरी था, रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी था। तो न्यूलिथिक एज में यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो इमेजिनेशन आपके दिमाग में बनाना चाहिए वो है व्हील का, पहिए का आविष्कार। और इसके बहुत सारे यूजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुआं से पानी निकालना है तो पुल्ली बनाकर इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है। चरखा वगैरह स्पाइनिंग व्हील के तौर पे इसका इस्तेमाल हो रहा था। और मिट्टी के जो बर्तन बनते थे वो उसको बनाने के लिए भी क्या करते थे, एक पहिए का, एक पोटर्स व्हील का ज़रूरत होता था, ठीक है, ताकि वो मिट्टी के बर्तन बना सके। फिर बैलगाड़ी वगैरह ये सब आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का भी इस्तेमाल हो रहा था। तो पहिए का आविष्कार होने पर इनको आने जाने में बड़ा सुविधा हो रहा था, इनको व्यापार करने में बड़ा सुविधा हो रहा था, और प्रोडक्टिविटी इनको बहुत ज़्यादा बेहतर मिल रहा था। तो यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन कब बनना शुरू हुए। तो मिट्टी के बर्तन न्यूलिथिक एज में हुआ था। अब दिवाली आ गए हैं तो मिट्टी के दिए जला रहे हैं। तो ये मिट्टी से जो बर्तन बनाने हैं वो कब स्टार्ट हुआ, न्यूलिथिक एज में हुआ। पहिए का आविष्कार कब हुआ, न्यूलिथिक एज में हुआ। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब आपने कितना समझ लिया है, अब इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने पढ़ा, पैलियोलिथिक एज को, मेसोलिथिक एज को, न्यूलिथिक एज को, और नोमैडिक जो पर्सन थे उनको भी हम लोगों ने पढ़ा। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर अपने कॉपी में लिखिए कि आप कितना बेटर लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या आपके साथ प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वाई वर द अर्ली ह्यूमंस कॉल्ड नोमैड्स। तो जो अर्ली ह्यूमंस थे उनको नोमैड्स हम क्यों कह रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है कि अर्ली ह्यूमंस वर नोमैड्स बिकॉज दे वॉन्डर्ड कॉन्स्टेंटली टू फाइंड फूड। वो लगातार क्या करते थे, यहाँ वहाँ भटकते रहते थे, वो घूमते रहते थे। क्यों, टू फाइंड फूड, वाटर एंड शेल्टर, ठीक है। एज दे हैड नो नॉलेज ऑफ फार्मिंग और परमानेंट सेटलमेंट। तो उनके टाइम पे नॉलेज उनको नहीं था, किस चीज़ का, फार्मिंग का नॉलेज नहीं था, ठीक है। उनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, तो वो शेल्टर भी ढूंढते थे, वाटर भी ढूंढते थे, और फूड भी ढूंढते थे। तो मेन पॉइंट आपका फूड है, ठीक है। तो वो दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है, एंड दैट्स वाई दे वर कॉल्ड नोमैड्स। तो इसीलिए उनको नोमैड्स कहा जाता था। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि नोमैड्स का क्या मतलब होता है। नोमैड का मतलब होता है घुमंतु टाइप के पर्सन, ठीक है। तो क्यों घूमते थे इसका रीज़न आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा टाइम लीजिए और इस वाले क्वेश्चन को अपने कॉपी पे लिखिए और देखिए कि आपका क्या प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है या अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन द टूल्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। आपको दो बेसिक डिफरेंस बताने हैं, किसके बारे में, टूल्स के बारे में, ठीक है। लेकिन कब कब,
ओल्ड स्टोन एज में कैसा टूल्स था और न्यू स्टोन एज में कैसा हुआ, उसका दो बेसिक डिफरेंस आपको बताने हैं। तो जल्दी से आप इसको बताएं। सो चलिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका बेसिक डिफरेंस आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ टूल्स, ओल्ड स्टोन एज यानी कि पैलियोलिथिक एज का एक कॉलम बनाएंगे, दूसरा एक न्यू स्टोन एज का यानी कि न्यूलिथिक एज का बनाएंगे। तो पहला डिफरेंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ टूल्स, किस तरह के टूल्स जो थे पैलियोलिथिक एज में यूज़ हो रहे थे और न्यूलिथिक एज में। तो ये जो थे टूल्स काफ़ी रफ थे, अनपॉलिश्ड थे, ठीक है, और मेड बाय चिपिंग स्टोन्स, ये चिपिंग स्टोन से बने हुए थे। जबकि न्यूलिथिक एज में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उनका टूल्स वो स्मूथ हो गया था, पॉलिश्ड था और काफ़ी ज़्यादा शार्प था। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा दिया है जवाब, इसलिए वो करेक्ट है, बट थोड़ा सा टूटा फूटा में आप लोगों ने जवाब दिया था। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए कि इसका पर्पज़ और यूज़ क्या था, ठीक है। अब इस पे हम डिफरेंस करेंगे। तो ओल्ड स्टोन एज में ये जो टूल्स हुआ करते थे उसका इस्तेमाल हंटिंग में और गैदरिंग करने के लिए, फूड को सिर्फ इस लोग इस्तेमाल मेनली यही काम करते थे। लेकिन जब वो न्यूलिथिक एज में आए तो यहाँ फार्मिंग भी होने लगा था, कटिंग ट्रीज भी होने लगा था, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि एक्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा था, हार्वेस्टिंग क्रॉप्स सिक्कल के माध्यम से हो रहा था। तो ये हार्वेस्टिंग क्रॉप भी कर रहे थे और बिल्डिंग हट्स भी कर रहे थे, घर वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो दोनों का बेसिक डिफरेंस एकदम क्लियर हो गया, पूरा साफ हो गया कि क्या बेसिक डिफरेंस था, ठीक है। सो ओल्ड स्टोन एज में आप लोगों ने देखा था कि हैंड एक्स बना हुआ था, फ्लिंट टूल्स बना हुआ था। न्यू स्टोन एज में पॉलिश्ड एक्स बन गया, सिक्कल बन गया, ग्राइंडिंग स्टोन्स वगैरह, ये तमाम चीज़ आपको देखने को मिलता है। तो दोनों के बीच का आपको एक बेसिक डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास पूछा जा रहा है, मेंशन टू इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ द न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज में दो महत्वपूर्ण डिस्कवरीज को आपको बताना है। तो बताइए कौन कौन से डिस्कवरीज हुए थे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो टू इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज जो है वो न्यूलिथिक एज में हम लोगों को देखने को मिलता है। पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है दैट इज़ द एग्रीकल्चर, यानी फार्मिंग। आप ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कर सकते हो कि अर्ली ह्यूमंस learned to grow crops by sowing and harvesting seeds, which led to a settled life and the formation of villages. I think आपको बात समझ में आ गया होगा। तो एग्रीकल्चर हमने पॉइंट दे दिया, उसके बाद में हमने इसका एक डिस्क्रिप्शन दे दिया कि उन लोगों ने बीज वगैरह को बोया और उसके बाद उसका कटाई वगैरह किया और सेटल लाइफ को जीना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वहाँ पर एक गाँव का जो है निर्माण होना शुरू हो गया। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है दैट इज इन्वेंशन ऑफ द व्हील, व्हील के बारे में। तो क्या हुआ था, द व्हील वॉज डिस्कवर्ड एंड यूज्ड फॉर मेकिंग पोट्रीज, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हो गए थे, स्पाइनिंग थ्रेड वगैरह आने लगे थे, चरखा वगैरह का निर्माण हो गया था, ठीक है, ड्राइंग वाटर्स, ठीक है, पानी को बाहर निकालने के लिए कुआं वगैरह जो था उससे पुल्ली का इस्तेमाल ये कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन का काम चालू हो गया था, ठीक है। तो इट ग्रेटली इम्प्रूव्ड ह्यूमन लाइफ एंड प्रोग्रेस। तो इस तरीके से आपको इसके पूरे आंसर को मेंशन करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब 3 ways in which the discovery of whale was significant for human civilization। आपको डिस्क्राइब करना है, ध्यान रखिए डिस्क्राइब करना है, और 3 ऐसे वेज बताना है जिसमें जब व्हील का डिस्कवरी हुआ तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन के आया ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। तो वो आपको डिस्क्राइब करके बताना है। तो आप इसको डिस्क्राइब कीजिए और बताइए कैसे बताएंगे। सो देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या ऐसे इम्पॉर्टेंट बदलाव जो है वो देखा गया था जब व्हील का डिस्कवरी हुआ। तो 3 ways द डिस्कवरीज ऑफ द व्हील्स वॉज सिग्निफिकेंट फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो पहला जो इसमें वेज था वो था ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। सो ट्रांसपोर्टेशन एक रिवोल्यूशन की तरह आया, यानी कि पहले तो ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं रहा था मेसोलिथिक एज में और पैलियोलिथिक एज में, बट न्यूलिथिक एज में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आना शुरू हो गया, ठीक है। सो द व्हील वॉज यूज्ड इन कार्ट्स एंड chariots, making it easier to carry people and goods from one place to another।
तो इसको बैलगाड़ी टाइप का जो है उसमें व्हील का इस्तेमाल हुआ ताकि सामान को यहाँ से वहाँ ले जाया जा सके, ठीक है, और लोगों को भी यहाँ से वहाँ दूर जो है वो ट्रैवल ना करना पड़े, तो उसमें बैठ को जा सके। इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार वगैरह होना शुरू हो गया, एंड कम्युनिकेशन इनका बढ़ गया अलग अलग एरिया के बीच में, क्योंकि और भी तो लोग रह रहे थे दूर दराज में, तो एक व्यापार बढ़ा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या हुआ कि यहाँ पर कैरी पीपल एंड गुड्स, ठीक है, एक ये हो गया, तो ट्रांसपोर्टेशन आने से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने भी लगे और व्यापार में कन्वर्ट भी हो गए। सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो दूसरा क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट इन पोट्री एंड क्राफ्ट्स। तो पोट्री वगैरह जो बन रहा था उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। द पोटर्स विल मेड इट पॉसिबल टू क्रिएट बेटर शेप्ड क्ले पोट्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड एंड वाटर। तो जो मिट्टी के बर्तन वो बनाते थे, तो ऐसा नहीं कि खिलौना बनाते थे, जैसे दिवाली में आप लोग अपना घर बना रहे हैं, कहीं पे कहीं दिया बना रहे हैं, तो उस तरह का खेलने के लिए नहीं कर रहे थे। तो मिट्टी के बर्तन ये क्यों बना रहे थे, ताकि वो खाना को, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, उसको स्टोर कर सकें, और पानी को भी क्या कर सके, स्टोर कर सके। तो आज भी हम लोग क्या करते हैं, न्यूलिथिक एज को आज भी जी रहे हैं, मिट्टी के बर्तन हम लोग को आज भी मिल रहा है, घड़ा, गर्मी के दिन में हम ठंडा पानी पीते हैं उसमें, ठीक है। तो आज भी उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक तो ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। सो इट ऑल्सो एनकरेज्ड आर्टिस्टिक डिज़ाइन एंड क्राफ्ट्समैनशिप, यानी कि जब व्हील आया तो बहुत सारे लोग आर्टिस्टिक डिज़ाइन भी करने लगे, अलग अलग डिज़ाइन के सब कुछ बनाने लगे। तो कहीं ना कहीं इनमें क्या हुआ, एक शिल्पकार जो है उत्पन्न हो गया, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने की एक योग्यता इनके अंदर आना शुरू हो गया, क्राफ्ट्समैनशिप ये बनना शुरू हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो डेवलपमेंट ऑफ अदर टूल्स, और भी कुछ इसमें टूल्स डेवलपमेंट होने लगे थे, एंड मशीन्स, ठीक है। जैसे क्या था, द व्हील वॉज लेटर यूज्ड इन स्पैनिंग थ्रेड, ठीक है। बाद में क्या हुआ, जब व्हील आया तो धीरे 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 प्रोग्रेस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो उसमें चरखा इन लोगों ने बना लिया, स्पैनिंग थ्रेड। चरखा किस लिए होता है समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। फिर धीरे धीरे और उनका विकसित हुआ, तो उन्होंने कुआं जब बनाया तो उसमें पुल्ली की तरह इसका इस्तेमाल किया, तो व्हील आने से इतना बदलाव उनके अंदर आ रहा था, ठीक है। सो दीज इन्वेंशंस आर मेड डेली लाइफ easier and increased productivity in farming and household work। तो बहुत सारा प्रोडक्टिविटी में इनका इंक्रीज हो रहा था, इनका काम आसान हो रहा था। तो एक व्हील का डिस्कवरी होने से इतना सारा बदलाव उनके जीवन में आ रहा था, धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, और आपको ज़रूरत है तो एक बार लेक्चर को फिर से देखिए और फिर से एक बार उसको कीजिए, और आंसर राइटिंग की जो एबिलिटी उसको आप इंक्रीज करने का प्रयास कीजिए।